स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी बुक का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइव प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी पैटर्न में हमने इस चैप्टर को फॉलो किया है। सबसे पहले चैप्टर का हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट किया, देन उसके रिगार्डिंग एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन देखे, फिर फर्दर सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमने एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज करी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन देखे और इसके अलावा जो करंटली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हो वो सारे के सारे डिस्कस किए, सो हमें पता चल सके कि एक्चुअली किस टाइप से पेपर आ रहा है और आपको कोई अदर रेफरेंस मटेरियल की नीड ही ना हो। तो आज हम इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन लेंगे कि एक्चुअली में उस चैप्टर में है क्या सारा का सारा। तो हम अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो उसे कुछ फंक्शन करने पड़ते हैं जिसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम 4 टाइप्स के फंक्शन यहाँ पर इंक्लूड करते हैं: डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, इट मीन न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी जो फूड को ऑब्टेन करती है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि प्लांट्स में होता है और एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि एनिमल्स में होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स अपना खुद प्रिपेयर करते हैं और अपना फूड लेते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जबकि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स क्या करते हैं, वो अदर एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इस न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ये एनिमल्स में होता है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे CO2, H2O लेते हुए फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जबकि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स क्या करते हैं, जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है मेनली हम एनिमल्स की बात करते हैं और फंगी की बात करते हैं, तो ये अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और बिकॉज इनऑर्गेनिक मटेरियल का मीनिंग है जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से प्राप्त हो, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से हमें मिले, जैसे कि सॉइल से, रॉक से, मिनरल्स जो हमें मिलते हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल होंगे। और ऑर्गेनिक मटेरियल वो होंगे जो हमें ऑर्गेनिक सोर्स से मिले, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, तभी तो हम प्रोटीन की बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जब हम प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो प्लांट्स यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जो कि C6H12O6 होता है ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो कि रेस्पिरेशन के लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, प्लांट खुद भी यूज करते हैं, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। जब हम रॉ मटेरियल देखते हैं कि प्लांट्स कौन कौन सी रॉ मटेरियल लेता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, सबसे पहले सनलाइट होती है और फिर होती है क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है। लीव्स की क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है लीव्स में और क्लोरोप्लास्ट ही कंटेन करता है यहाँ पर क्लोरोफिल। इसके अलावा CO2 की और वाटर की प्लांट को नीड होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और जो ये सारा का सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर लीफ में प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल को यूज करते हैं यहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसीलिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, बिकॉज इनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए ओनली ग्रीन प्लांट्स ही क्या करते हैं, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो मेन इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस का वो फर्स्ट है, यहाँ पर सबसे पहले प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल के द्वारा, क्योंकि सनलाइट एब्जॉर्ब क्लोरोफिल के द्वारा होती है, इसलिए हमेशा ग्रीन प्लांट्स ही जिनमें क्लोरोफिल होती है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल की फॉर्म में, इसलिए ओनली वही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेकेंड इवेंट यहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पर लाइट का क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है केमिकल एनर्जी में, और वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता है H2 और O2 के अंदर, और फर्दर यहाँ पर CO2 का रिडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे CO2 के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 6 × 2 12 एटम्स प्रेजेंट, और यहाँ पर कितने रह गए ऑक्सीजन के, CO2 के
ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, कितने एटम्स प्रेजेंट है, या आप कुछ भी कर लो। ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है CO2 के अंदर, 6 CO2 के अंदर 12, 6 इंटू 2 कितने हो गए, 12 हो गए। जबकि यहाँ पर जो कि कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ग्लूकोज बना है, शुगर बना है, उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, ओनली 6। तो क्या हो गया यहाँ पर, रिडक्शन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन क्या होती है, रिड्यूस होती है, या हाइड्रोजन एडिशन होता है। आप देखोगे CO2 में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, H12 बन रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। 12 एटम से 6 एटम यहाँ पर हमें मिल रही है, इसलिए हम कहेंगे CO2 का रिडक्शन हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो फोटो यहाँ पर प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होती है। और स्टोमेटा होती क्या है, पोर्स होते हैं। जैसे कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमारे ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा हम स्वेट करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। वैसे ही प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को इवेपोरेट करते हैं और इसे अपने पार्ट्स का क्या करते हैं, अपने पार्ट का, अपने बॉडी का क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। तो वाटर का इवेपोरेशन प्लांट्स के थ्रू होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और ये सारा काम होता है यहाँ पर स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा क्या होता है, लीव्स पर प्रेजेंट क्या होते हैं। वैसे तो प्लांट्स में सारे एरियल पार्ट्स होते हैं, जो एरियल मतलब जो प्लांट्स के रूट्स को छोड़कर जो भी पार्ट्स हवा में प्रेजेंट है, बड्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गई, स्टेम हो गए, सभी में क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होती है। मेनली हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होती है। कि मेनली क्या होता है, लीव्स ही मेनली जो मेन लार्ज अमाउंट में फूड प्रिपेयर करती है। तो हम यहाँ पर लीव्स की, स्टोमेटा की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो स्टोमेटा क्या होती है, यहाँ पर ये ओपनिंग पोर्स होती है और क्लोजिंग पोर्स होते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग ये किससे होती है, यहाँ पर गार्ड सेल क्या करता है, कंट्रोल करता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। तो कुल मिला के स्टोमेटा के आपके यहाँ पे प्रोसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है स्पोर्स के थ्रू, सोल के थ्रू। और इसके अलावा ट्रांसपिरेशन भी प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू ही करते हैं। तो ये दोनों फंक्शन होते हैं स्टोमेटा के। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप के न्यूट्रिशन इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट होता है होलोजोइक, देन सैप्रोफिटिक, देन पैरासिटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन में एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन करते हैं। और इसके एग्जाम्पल है अमीबा और एनिमल। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डेड मतलब जो मरे हुए हैं या सड़े गले हैं उनसे अपना फूड लेते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और यहाँ पर हम फंगी की बात करेंगे और फंगी में बेस्ट एग्जांपल आता है मशरूम, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म इनसाइड या आउटसाइड रहते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और जब हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल की बात करते हैं कि किस किस में होता है, तो कस्क्यूटा में होता है जो कि एक प्लांट पैरासाइट है। इसके अलावा टिक्स में और लीच में भी क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। जब हम न्यूट्रिशन देखते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओनली सिंगल सेल होती है, वो उसी के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा में हम देखते हैं जब भी कोई फूड अमीबा के पास आता है, ये अमीबा की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर अमीबा क्या कर लेता है, अपना बॉडी को, क्योंकि अमीबा में एक सिंगल सेल ही होते हैं, अपनी बॉडी को इस टाइप में बना लेता है जिसे बोलते हैं सूडोपोडिया। पोडिया मीन्स होता है फीड, सूडो मीन्स होता है फॉल्स, क्योंकि एक्चुअल में तो क्या होती है, अमीबा में एक सिंगल सेल होती है, पर फूड के पास आती है वो इस टाइप में अपनी बॉडी में स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे बोलते हैं सूडोपोडिया। इसके द्वारा फूड, सूडोपोडिया के थ्रू अमीबा क्या करता है, अपने फूड को अंदर की ओर लेता है सेल में और फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट कर लेता है। साइटोप्लाज्म से एंजाइम आता है फूड वैक्यूल, और वहाँ से फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड पूरी की पूरी सेल में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। इस तरीके से अमीबा अपना यहाँ पर न्यूट्रिशन लेता है। जबकि पैरामीशियम में सारा का सारा प्रोसेस अमीबा की तरह ही होता है, बट इसमें फूड कैप्चर क्या होता है, पैरामीशियम में जो ये छोटे छोटे हेयर बने हुए हैं ना, टाइनी हेयर, इनको हम सीलिया बोलते हैं। तो पैरामीशियम अपना फूड क्या करता है, कैप्चर इन सीलिया के थ्रू करता है। और सारा प्रोसेस बिल्कुल अमीबा की तरह होता है, क्योंकि पैरामीशियम में भी सिंगल सेल होती है। जब हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इंजेशन में हम फूड इनटेक करते हैं। डाइजेशन में हम क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। एब्जॉर्प्शन में हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। देन एसिमिलेशन में फूड को यूटिलाइज करते हैं। और डाइजेशन में हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बॉडी से रिमूवल हो जाता है एनएस के थ्रू।
जब हम ह्यूमन में न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे पहले हम फूड अपने मुंह में लेते हैं और उसके बाद फूड को क्या करते हैं, चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। और फिर टंग क्या करती है, हमारे फूड में स्लाइवा स्क्रीट, टंग के अंदर हमारे क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड होती है जो स्लाइवा स्क्रीट करती है। और स्लाइवा क्या करती है, हमारे जो भी फूड होता है उसको लिक्विड बना देती है। जब भी आप कोई क्या करते हो, सूखी सब्जी खाते हो रोटी के साथ, आपके कितना मुश्किल हो जाता है उसको खाना। इसीलिए क्या करते हैं, हमारी बॉडी, हमारे टंग में हमेशा वाटर प्रेजेंट होता है जो स्लाइवरी ग्लैंड क्या करती है, स्लाइवा सिक्रीट करती है। तो इसके कारण क्या होता है, फूड क्या हो जाता है, लिक्विड में आ जाता है और हमें ईजिली हम क्या कर सकते हैं, इसको निगल सकते हैं और नीचे अदर पार्ट्स में, हमारे अदर ऑर्गन्स में चला जाता है। इसके अलावा स्लाइवा में अमाइलेज प्रेजेंट होता है, स्लाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या करता है, फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद फूड आपका ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस होती है आपकी फूड पाइप होती है और वो क्या करती है, कभी सिकुड़ती है कभी फैलती है। इस तरीके से इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और आपका फूड फर्दर स्टमक में चला जाता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। सबसे पहले होता है पेप्सिन, जो पेप्सिन यहाँ पर फूड को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। HCl इसमें क्या करता है, फूड को एसिडिक बनाता है सो अदर एंजाइम्स इस पर वर्क कर सके। और इसके अलावा HCl क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग, स्टमक की जो अंदर की ये लाइनिंग होती है ना, इसको प्रोटेक्ट करता है HCl से, क्योंकि HCl इतना स्ट्रॉन्ग होता है, अगर इसकी एक बूंद आप, एक ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप आपकी स्किन पर गिर जाएगी ना तो आपका हाथ जल जाएगा। इसीलिए जो लेमन होता है उसमें भी क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि वो तो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, फिर भी हमें कितनी इरिटेशन होती है। इसके बाद आपका फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाता है और फैट आपका कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में प्रोटीन्स हो जाता है अमीनो एसिड में। कुल मिलाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल यहाँ पर स्क्रीट करता है बाइल जूस, जो कि क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को क्या कर देता है, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। इमल्सीफाई मतलब ब्रेक डाउन कर देता है। और पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जो 2 तरह के पैनक्रियाटिक जूस होते हैं। ट्रिप्सिन यहाँ पर प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है और लाइपेज फैट को लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आपका फूड यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और मिलियंस के अराउंड यहाँ पर विली प्रेजेंट होती है। रैपिडली क्या कर लेती है, सारा का सारा फूड एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड कैपिलरीज में क्या चला जाता है, फूड फर्दर असीमिलेट हो जाता है। आपकी बॉडी में फूड का क्या कर लिया जाता है, यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है आपकी बॉडी के ग्रो होने के लिए। और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन आपके अनडाइजेस्टेड फूड से एक्सेस वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और जो वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है एनएस के थ्रू। ये सारा का सारा प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का। इसके बाद हम रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहाँ पर सबसे पहले पायरुविक एसिड में होता है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म यहाँ सेल का ही एक पार्ट होता है और क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज एक 6 कार्बन फॉर्मूला है, बिकॉज यहाँ पर कार्बन के 6 एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसे बोलेंगे 6 कार्बन शुगर। अब फर्दर जो ग्लूकोज है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो पायरुविक एसिड फर्दर 3 टाइप से ब्रेकडाउन हो सकता है। फर्स्टली तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये होता है ईस्ट के अंदर और यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये होता है मसल्स में पायरुविक एसिड और फर्दर होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पर क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो ये हमारे क्या है, सेल का ही क्या है, पार्ट है, जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं उस केस में पायरुविक एसिड एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक 2 कार्बन फॉर्मूला है और CO2 प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा बहुत कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जबकि लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब आप भागते हो रनिंग करते हो उस केस में क्या होते हो, हांफने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी जल्दी सांस लेनी होती है। उस केस में आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। एनर्जी क्या मिलेगी, जो फूड है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी क्रिएट करता है और वह एनर्जी आपकी बॉडी की हर एक सेल में ATP की फॉर्म में रिजर्व हो जाती है। तो इसलिए जब आपको ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो, सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या हो, क्रिएट हो सके। तो वो केस होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन का, ये आपकी मसल्स में होता है और उस केस में पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड, जो कि 3 कार्बन फॉर्मूला और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसलिए आपकी बॉडी में क्या हो जाता है,
क्रैम्प होने स्टार्ट हो जाता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उस केस में पायरुविक एसिड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है और बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो दो केस होंगे ये होंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएंगे और ये जो केस होगा ये कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एरोबिक क्या होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि एनारोबिक क्या होता है साइटोप्लाज्म में होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट CO2 और H2 होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल बनता है या लैक्टिक एसिड मिलता है। कुल मिला के दोनों ही प्रोसेस को आप क्या बोलोगे यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में इंक्लूड कर सकते हो। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे हमारी क्या होती है, नाक में हम इनहेल करते हैं एयर को और इसके हमारे नाक में दो पासेज बने होते हैं, होल बने होते हैं जो कि नोस्ट्रिल्स होती है। वहाँ से होती हुई अंदर की साइड एयर जाती है, फिर फेरिंग्स से होती हुई लैरिंग्स से जाती है और फर्दर यहाँ पे ट्रैकिया प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया ये सारी क्या कहलाएगी, एक ट्यूब ही होती है जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप ये सारी की सारी होती है। ट्रैकिया में रिंग्स बने होते हैं, सो वो कार्टिलेज के बने होते हैं ताकि आपकी ट्रैकिया क्या आपस में चिपक ना आ जाए और कोलैप्स ना हो। इसके बाद ट्रैकिया फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें ब्रोंकोई बोलते हैं। ब्रोंकाई फर्दर ब्रोंकियोल्स में छोटे छोटे में डिवाइड हो जाते हैं। ब्रोंकियोल्स फर्दर एल्वियोली में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं और एल्वियोली के चारों ओर ब्लड कैपिलरीज होती है। तो आप एयर इनहेल करते हो, फर्दर वो लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर फर्दर क्या होती है एल्वियोलाई में जाती है और एल्वियोलाई क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज करती है और यहाँ से क्या करती है O2 आपकी चली जाती है ब्लड कैपिलरी से सारी की सारी सेल्स में चली जाती है और CO2 ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वापस एल्वियोली में आ जाती है और लंग्स के थ्रू आप नाक के थ्रू उसको एक्सहेल कर देते हो CO2 रिच एयर को। तो हम इसमें देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है फर्दर। जब आप एयर इनहेल करते हो तो आपके यहाँ पर लंग्स रिब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रिब्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी का स्केलेटन जिसके ऊपर आपकी पूरी बॉडी टिकी हुई है। ये जो इस टाइप से दिखी हुई है ना, ऐसे ये ऐसे बने हुए हैं, ये सारे के सारे सी शेप में, ये सारे के सारे क्या होते हैं रिब्स होते हैं, इनके अंदर लंग्स होता है। तो जब आप एयर इनहेल करते हो तो लंग्स के अंदर जाती है, उस केस में रिब्स क्या होते हैं ऊपर की ओर उठते हैं और बाहर की ओर आते हैं। और डायफ्राम जो कि आपकी ये सीट टाइप में स्ट्रक्चर होती है नीचे की ओर जाता है, फ्लैटन हो जाता है। उस केस में यहाँ पे स्पेस इंक्रीज हो जाता है, कुल मिला के चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है और एयर के लिए स्पेस बन जाता है ताकि एयर स्पेस कवर कर सके। और अंदर की साइड आने पर क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और बाहर प्रेशर जाता था, अंदर प्रेशर क्या हो गया आकर, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसलिए क्या हो जाता है प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जब आप एयर एक्सहेल करते हो उस केस में क्या होता है, रिब्स नीचे की ओर आते हैं ताकि स्पेस कम हो जाए और डायफ्राम ऊपर की हो जाते हैं ताकि स्पेस कम हो जाए। उस केस में चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है और हमें क्या करती है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि स्पेस बहुत कम हो गया, तो हम सारी की सारी एयर क्या करते हैं इस केस में CO2 रिच एयर को हम क्या कर देते हैं एक्सहेल कर देते हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के ये सारा का सारा फंक्शन होता है। और इनहेल और एक्सहेल में कुल मिलाकर अगर ब्रीथिंग में कोई डिफरेंस पूछे तो आप ये सारा लिख सकते हो, जो मैंने अभी बताया वही सारा का सारा यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते थे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं। हार्ट जो कि क्या करता है, पंप करता है आपके ब्लड को। आर्टरीज और वीन्स जो कि वेसल्स होती है, जिनके थ्रू वेसल्स क्या होती है, ट्यूब्स होती है जिनके थ्रू ब्लड पास होता है आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को। ब्लड कैपिलरीज भी होती है इसके अलावा। और मीडियम जिसके थ्रू ब्लड पास होगा, कोई ना कोई लिक्विड तो प्रेजेंट होना चाहिए जिसके थ्रू ब्लड चलेगा आगे, तो वो होता है ब्लड और लिम्फ सर्कुलेटरी मीडियम। जब आप ह्यूमन हार्ट में ब्लड की बात करोगे तो वो ब्लड के हमारे पार्ट होते हैं RBC और ब्लड प्लेटलेट्स WBC और इसके अलावा प्लाज्मा। RBC में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन होती है, RBC में आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन को कंबाइन करके ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के हर एक पार्ट को। जबकि CO2 होती है आपकी वाटर में ज़्यादा डिजोल्व होती है और प्लाज्मा में अगर आप देखोगे 90% वाटर होता है। तो और प्लाज्मा होती कहाँ पर है, ब्लड में ही होते हैं। तो कुल मिलाकर CO2 आपकी ब्लड के द्वारा डिजोल्व फॉर्म में पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। इसके अलावा जब भी आपकी बॉडी में कहीं इंजरी हो जाती है, घाव हो जाता है, तो वहाँ से आपका ब्लड बाहर निकलने लग जाता है। तो प्लेटलेट्स आपकी उस टाइम ब्लड की क्लोटिंग कर देती है, सो आपका ब्लड बाहर ना निकले। और इसके अलावा
वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पर आपके क्या करते हैं, जो भी जर्म्स होते हैं उनको एनगल्फ करती है, उनको अंदर ले लेती है अपने, उनको ख़त्म कर देती है और आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम की तरह काम करती है। और ये येलोइश कलर, ये तो प्लाज्मा होता है, इसके बारे में ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं लिम्फ की, जो कि सर्कुलेटरी मीडियम है। एक तो सर्कुलेटरी मीडियम था ब्लड एक ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, सेल्स को मिला के क्या बनता है टिश्यू, तो ब्लड ओनली सिंगल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब ब्लड क्या ओनली एक ऐसा टिश्यू है जो फ्लूइड की फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड की फॉर्म में मिलता है। फ्लूइड में हम गैसेस और लिक्विड दोनों को काउंट करते हैं। तो इसके अलावा लिम्फ क्या होता है, जब हमारा ब्लड कैपिलरी से ब्लड बह रहा होता है तो उस केस में, क्योंकि कैपिलरीज बहुत पतली होती है, उसके पोर से क्या होता है कुछ ब्लड स्केप हो जाता है जिसमें लेस प्रोटीन और सेल्स प्रेजेंट होती है, उसको फर्दर लिम्फ बोलते हैं। और लिम्फ वेसल्स में बहता है और लिम्फ वेसल से वो क्या होता है फर्दर लिम्फ कैपिलरीज में बहता है, लिम्फ कैपिलरी से लिम्फ वेसल में जाता है और वहाँ से वीन्स को क्या कर देते हैं, लिम्फ सारा का सारा ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और जब हम आर्टरीज और वीन्स में देता है, आर्टरीज हमेशा ब्लड से हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो आर्टरीज हमेशा मोटी होती है। जबकि क्या होता है वीन्स यहाँ पर क्या होती है, सारे बॉडी पार्ट से ब्लड को क्या करती है, हार्ट को देती है, तो यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। क्योंकि आर्टरीज क्या करती है, बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है, जबकि वीन्स क्या करती है, बॉडी के सही पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट को देती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, यहाँ पर हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि वीन्स लेके आई थी उसको लंग्स में भेजती है। और जबकि पल्मोनरी वीन्स क्या करती है, लंग्स से जो ब्लड क्लीन हो गया वहाँ लंग्स से हार्ट के अंदर लाती है पल्मोनरी वीन्स। और आर्टरीज क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आर्टरीज इसलिए डीप सीटेड होती है। अगर आप एक प्लांट को मिट्टी में ऊपर से दबा दो, गाड़ दो, तो हम जल्दी से उसको खींच के पुल करके बाहर निकाल लेंगे। अगर वो सॉइल में डीपली सीटेड हुआ तो उस केस में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और जबकि वीन्स क्या होती है, सरफेस पर ही होती है क्योंकि उसमें कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। इसके अलावा वीन्स में क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं, सो एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में क्या हो, ब्लड फ्लो, बैक फ्लो ना हो ब्लड का, क्योंकि वीन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है तो ब्लड हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्या हो, फ्लो। अगर आप आर्टरीज की बात करो उस टाइम आर्टरीज को कोई नीड नहीं है वाल्व की, क्यों, क्योंकि वहाँ से तो हार्ट से ब्लड आता है, आर्टरीज के अंदर बहुत हाई प्रेशर जब होगा तो वो क्या होगा, हाई टू लो प्रेशर जाएगा, इसलिए आर्टरीज में क्या होता है वाल्व की नीड नहीं होती क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी हार्ट से प्रेशर आता है बहुत ज़्यादा। जब हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करेंगे तो जाइलम की टिश्यू होता है जो कि वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स के हर एक पार्ट में कंडक्ट करता है रूट्स के थ्रू। और इस केस में जाइलम टिश्यू को प्लांट्स को क्या होती है, एनर्जी की नीड होती है, जबकि फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, फ्लोएम टिश्यू में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होती है, तो जिसके थ्रू फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के ऊपर वाले पार्ट्स में और नीचे वाले पार्ट्स में। तो फ्लोएम में क्या होता है, यहाँ पर फ्लोएम क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट्स में अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि जाइलम क्या करेगा, रूट से ऊपर पानी जाता है ना, सॉइल से रूट पानी लेते हैं, रूट से फर्दर ऊपर जाता है, तो जाइलम क्या करेगा, ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम के वाटर ट्रांसपोर्टेशन के केस में कोई एनर्जी की नीड नहीं होती है, जबकि फूड ट्रांसपोर्टेशन के केस में प्लांट्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। और प्लांट से वाटर का इवेपोरेशन ट्रांसपीरेशन कहलाता है, और फूड प्लांट्स के सही पार्ट को ट्रांसपोर्ट होना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। और यहाँ पर ट्रांसपीरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है और अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का और मिनरल्स का। इसके द्वारा क्या होता है, प्लांट्स के सभी पार्ट्स क्या करते हैं, हम तो सॉइल में वाटर देते हैं तो उसके थ्रू प्लांट्स के क्या होता है, सभी पार्ट्स को वाटर कैसे मिलता है, और मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल मिट्टी के अंदर ही होते हैं, तो वाटर और मिनरल सारे ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही प्लांट्स के हर एक पार्ट को ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर भी रेगुलेट रहता है, जैसे हमें स्वेट आता है तो हमारी बॉडी क्या रहती है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, तो वैसे ही ट्रांसपीरेशन के थ्रू प्लांट्स का भी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ह्यूमन हार्ट में या लेफ्ट साइड लेफ्ट ऑरिकल होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, यहाँ पर वीन्स पल्मोनरी वीन्स लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, पल्मोनरी वीन्स लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। लेफ्ट ऑरिकल बोल दो या लेफ्ट एट्रियम बोल दो। लेफ्ट एट्रियम में वॉल्व लगे होते हैं, सो ब्लड नीचे की ओर है, ये सिकुड़ता है और नीचे की ओर ब्लड आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में तो यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व लगे होते हैं, सो नीचे की साइड ही ब्लड आए। और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर पार्ट को आर्टरीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जबकि
यहाँ पर छोटी छोटी वीन्स होती है, वो बॉडी से ब्लड को लेती है डीऑक्सीजनेटेड। और वीना कावा क्या होती है, एक बहुत बड़ी वीन्स होती है जिसे हम वीना कावा बोलते हैं, और सारी वीन्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वीना कावा डाल देती है, क्योंकि हमारी बॉडी में नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से ब्लड आता है। तो यहाँ से भी ब्लड आता है डीऑक्सीजन, और यहाँ से भी ब्लड आता है। और हार्ट के राइट साइड में, राइट ऑरिकल में, राइट एट्रियम में चला जाता है, आप कुछ भी बोल दो। उसके बाद राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड आता है, और यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व लगे होते हैं। सो ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ही आए, ऊपर की साइड ना जाए। और फिर राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाता है क्लीन होने के लिए। इसके अलावा लेफ्ट साइड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और हार्ट के ये दोनों पार्ट आपके सेप्टम के द्वारा सेपरेट होते हैं, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मैच ना हो। तो यहाँ पर जो हमने बताया, सबसे पहले क्या होगा, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, और ये ब्लड क्लीन होकर लंग से आर्टरीज के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट को मिलेगा। तो एक सर्कल ये पूरा हो गया। एक बार हार्ट में ब्लड गया वीन्स के थ्रू, और ब्लड वीन्स से एक बार हार्ट में ब्लड गया वीन्स के थ्रू, और आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, बॉडी के हर एक पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। ब्लड का एक मूवमेंट हार्ट के अंदर, सर्कल एक कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं, जो हार्ट के अंदर वीन्स के थ्रू ब्लड आया था, वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर जाएगा क्लीन होने के लिए, और लंग्स से क्लीन होकर वापस हार्ट के अंदर आएगा पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। तो ये दूसरा सर्कल या दूसरा साइकिल पूरा हो गया ब्लड का हार्ट के अंदर। तो इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो कुल मिला के हार्ट में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, कि 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड आता है और ब्लड से जाता है बाहर। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे ट्रांसपिरेशन के यहाँ पर लिख रखा है कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि जब रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होगा, उसको की बॉडी से एक्सक्रीट करना पड़ेगा। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में तो ओनली सिंगल सेल ही होती है, उसके द्वारा क्या हो जाता है, सारा एक्सक्रीशन हो जाता है। जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो हम प्लांट्स की बात करेंगे, ह्यूमंस की बात करेंगे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं हम कैसे काम करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी होती है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूथ्रा होता है। जब भी आपका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये लेफ्ट किडनी होती है, ये राइट किडनी होती है। तो किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, जो क्या होते हैं, यहाँ पर ओटा रीनल आर्टरी होती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, क्योंकि आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो रीनल आर्टरी किडनी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उससे वो किडनी से यहाँ पर नेफ्रॉन जो किडनी में प्रेजेंट होते हैं, वो उससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस वाटर, सॉल्ट को रिमूवर करता है और यूरिन फॉर्म कर देता है। और ये यूरिन इस ट्यूब के थ्रू, जिसे बोलते हैं हम यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर के थ्रू यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वहाँ से यूरिथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से यूरिन एग्जिट कर जाता है। तो फर्दर हम देखते हैं हमारी बॉडी में कौन से यहाँ पर एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यूरिक एसिड और यूरिन होते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर भी होता है, उसे हम स्वेट के थ्रू भी, पसीना आता है तो उसके थ्रू भी अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। इसके अलावा यूरिन के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज तो होता है, हमने पढ़ा ही था। इसके अलावा सॉल्ट भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारा हमारे बॉडी से क्या कर दिए जाते हैं, जो रिमूव कर दिए जाते हैं, जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करके रखता है, पीएच लेवल, एसिड और बेस के लेवल को, आयन का बैलेंस बना के रखता है, और ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को भी। हमारे ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर मूवमेंट। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर मूवमेंट क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। सॉल्वेंट क्या होगा, वो जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, सोल्यूट का होगा जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जब आप वाटर में कम अमाउंट में शुगर डिजोल्व करोगे, तो उस केस में शुगर आपका सोल्यूट कहलाएगा, वाटर क्या कहलाएगा, आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। तो ऐसे हमारी बॉडी में सॉल्वेंट होता है वाटर, और उसमें बहुत सारे आयंस वगैरह, सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं सोल्यूट की फॉर्म में। इसके अलावा आपकी बॉडी से यूरिया को रिमूवल करती है एज ए वेस्ट। इसके अलावा आपकी बॉडी से ड्रग्स और टॉक्सिन्स को रिमूवल करती है, और इसके अलावा आपकी बॉडी का फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन करके रखती है, जिसका आपका ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, कंट्रोल में रहता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपका दे रखा है
सबसे पहले यहाँ पर रीनल आर्टरीज होती है। रीनल आर्टरीज आपकी यहाँ पर क्या किडनी के अंदर, ये ओनली सिंगल नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ये सिंगल नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है और किडनी के अंदर ऐसे 1 मिलियन के अराउंड नेफ्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का फंक्शन देखेंगे, कैसा काम होता है। तो सबसे पहले रीनल आर्टरीज होती है और यहाँ पर रीनल आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी के अंदर लेके आती है। किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन में ये जो इस टाइप में कप लाइक शेप में स्ट्रक्चर है, इसे बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। बोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज का बंच होता है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इस पूरे बंडल को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर रीनल आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और ग्लोमेरुलस यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या निकालता है? यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट, जो भी एक्सेस अमाउंट में है वो सारा का सारा ब्लड से सेपरेट कर देता है और फिल्ट्रेट क्रिएट कर देता है और क्लीन ब्लड को रीनल वीन्स के थ्रू क्या करता है? यहाँ से बाहर आ जाता है किडनी से और बॉडी में क्या होता है? चला जाता है। और यहाँ से जो फिल्ट्रेट यहाँ से अलग हुआ है ग्लोमेरुलस में, यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है क्योंकि ग्लोमेरुलस क्या करता है? यहाँ पर ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस वाटर, सॉल्ट को रिमूवल करता है। तो इसलिए ग्लोमेरुलस में और यहाँ पर बोमेन कैप्सूल में क्या होता है? ग्लोमेरुलस में यहाँ पर आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलस से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद आपका क्लीन ब्लड रीनल वीन के थ्रू बाहर आ जाता है नेफ्रॉन से, किडनी से, और बॉडी के हर एक पार्ट को ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पर फिल्ट्रेट क्या होता है? इस ट्यूब में फ्लो होने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? इस ट्यूब से जाता हुआ, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, ये पीसीटी बोलते हैं। यहाँ पर फिर से बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है सॉल्ट, एसेंशियल सॉल्ट, वाटर को बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग। बॉडी को ये इस पर डिपेंड करता है रीअब्जॉर्प्शन बॉडी का, कि बॉडी को कितना वाटर ड्रेन करना है और कितना वेस्ट रिमूवल करना है। तो बॉडी फिर से रिमूव कर लेती है क्योंकि इसके चारों ओर क्या होती है? ब्लड कैपिलरी जो होती है। कुल मिलाकर बॉडी सेल के साथ जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है ना एकदम, वो कैपिलरीज का होता है। तो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या करती है बॉडी? यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेती है फिर से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को, और फिर फर्दर यहाँ से लूप ऑफ एल्ने में जाते हुए यहाँ पर क्या होता है? फर्दर वाटर भी यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फर्दर यहाँ पर ऊपर जाते हुए जो इसके अंदर रिमेनिंग वाटर और मॉलिक्यूल्स, रिमेनिंग आयन जो प्रेजेंट है वो फर्दर यहाँ पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाते हैं और यहाँ पर बॉडी फिर से स्क्रीट कर देती है। क्या स्क्रीट करती है? जो एक्स्ट्रा क्या है? यूरिया, जो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स है या एक्स्ट्रा सॉल्ट है, वाटर है, जिसकी बॉडी को नीड नहीं है, वो सारे के सारे यहाँ पर स्क्रीट कर देती है, यूरिन फॉर्म कर देती है। यूरिन यहाँ से क्या चले जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन को भेज देते हैं और फर्दर ये यहाँ पर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो जाता है और वहाँ से यूरिथ्रा के थ्रू जब हमें प्रेशर होता है तो हम यूरिनेट कर देते हैं, अपनी बॉडी से रिमूवल कर देते हैं यूरिन का। कुल मिलाकर यही सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसमें कई बार पूछा जाता है सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन क्या है? बॉडी जब हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेती है तो उससे बोलते हैं सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। और सिलेक्टिवली सिक्रीशन क्या? जब बॉडी को लगता है कि ये एक्सेस हो गया, अभी इनकी नीड ही नहीं है बॉडी को, तो उनको जो वो सिक्रीट कर देती है वापस ट्यूब्यूल के अंदर, वो क्या है? सिलेक्टिवली सिक्रीशन है आपका। और आप देखोगे हमारी बॉडी डेली 180 लीटर के अराउंड यहाँ पर सिक्रीट करती है। जो फिल्ट्रेट कितना क्रिएट हुआ था? 180 लीटर, बट यहाँ पर बॉडी फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए हमारा फाइनली पता है आपको कितना फिल्ट्रेट बनता है यूरिन की फॉर्म में? ओनली 2 लीटर। 180 लीटर हमारी किडनी देखो कितना काम करती है, 180 लीटर फिल्ट्रेट क्रिएट करती है, पर डेली यूरिन की फॉर्म में हम ओनली 2 लीटर निकालते हैं क्योंकि पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले के द्वारा हम क्या कर लेते हैं? हमारी बॉडी फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेती है। पीसीटी के द्वारा हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करती है और लूप ऑफ हेनले के द्वारा यहाँ पर एक्सेस वाटर होता है वो बॉडी फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेती है और फर्दर जो एक्स्ट्रा रह जाता है फिर से स्क्रीट कर देती है डीसीटी ट्यूब में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इसके बाद हम देखते हैं यूरिन का फॉर्मेशन कैसे, जो हमने अभी बताया वही सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आपकी किडनी ख़राब हो जाए, और एक बात और, यहाँ पर आपका जो मैंने अभी डायग्राम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस किया था, और आपको सिंपलर डायग्राम चाहिए तो आप ये डायग्राम भी यहाँ पर
बना सकते हो, एग्जाम में बना के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये एकदम सिंपलर डायग्राम है, इसीलिए यहाँ पर इंक्लूड किया है। और इसके अलावा यहाँ पर नेफ्रॉन का फंक्शन दे रखा है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है और आपकी बॉडी में वाटर और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। कुल मिलाकर ऑस्मोटिक रेगुलेशन को बना कर रखता है। ऑस्मोटिक रेगुलेशन क्या हुआ, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर मूवमेंट कहलाता है। तो कितना प्रेशर फ्लूइड का आपकी बॉडी के अंदर बना के रखना है, वो सारा का सारा ये क्या करता है, नेफ्रॉन करता है। तो ये तो हमारी बॉडी कभी एब्जॉर्ब करती है और कभी सिक्रीट करती है। इसके बाद अगर आपकी किडनी काम करना बंद कर दे तो उस केस में आपकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट कौन रिमूव करेगा। तो इसलिए आपको आर्टिफिशियल किडनी लगानी पड़ती है और इसके लिए जो प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसप्लांट करने का, इसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस। इसके बाद जो हम प्लांट्स में यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट को स्पेशली कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम की नीड नहीं होती। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से यहाँ पर एक्सक्रीशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट्स रिमूव करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्लांट्स इसके अलावा कुछ ओल्ड लीव्स के भी रूप फॉर्म में भी क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूवल करते हैं। और बार्क के भी फॉर्म में, बार्क एक्चुअल में होता क्या है, जब हम बड़े बड़े ट्री देखते हैं तो उनमें जो स्टेम होता है उन पे क्या होती है, ब्राउन ब्राउन पपड़ी सी जमी होती है, वो प्लांट्स की, उन ट्रीज़ की डेड सेल्स होती है। इसीलिए प्लांट्स से डेड सेल्स है तो अब तो उनको कोई न्यूट्रिशन की नीड नहीं है, तो वो क्या होते हैं, प्लांट्स के वेस्ट होते हैं जिसे बार्क बोलते हैं, बार्क ऑफ ट्री बोलते हैं। और वो हमेशा क्या करते हैं, जैसे ही आप स्क्रैच करोगे खुद ब खुद भी वो पपड़ी सी गिरती रहती है, क्योंकि डेड सेल्स होते हैं। प्लांट उनके वेस्ट की फॉर्म में रिमूवल करते हैं, तो वही प्लांट का क्या होता है, बार्क होता है और वेस्ट की फॉर्म में प्लांट्स उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में रेजिन और गम्स भी होते हैं जो जेल की तरह जेल की तरह क्या होता है, एक बिल्कुल थिक से एक स्टिकी सब्सटेंस होता है रेजिन और गम्स। जब हम गम्स की बात करेंगे तो गम्स क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जेल की तरह, और रेजिन क्या होता है, ओनली जेल की तरह होता है। रेजिन ही यहाँ पर प्लांट्स को माइक्रोबियल अटैक से प्रोटेक्ट करता होता तो ये वेस्ट ही है, बट प्लांट्स को माइक्रोबियल अटैक से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जबकि गम्स क्या करता है, जब कोई प्लांट के अंदर घाव हो जाता है तो उसको भरता कौन है, यहाँ पर गम्स भरते हैं। जैसे कि हमारे जब कोई घाव हो जाता है तो वहाँ पर क्लोटिंग कैसे बन जाती है और वो घाव कैसे भरने जाता है, प्लेटलेट्स की हेल्प से, ताकि और ब्लड पास ना हो, हमारी बॉडी से क्या हो, बाहर ना निकले। इसके अलावा प्लांट्स क्रिएट करते हैं जिस मिट्टी के अंदर वो उगते हैं उसी के आसपास चारों ओर क्या करते हैं, सिक्रीशन करते रहते हैं। और इसके बाद ये यहाँ पर लाइफ प्रोसेस चैप्टर का माइंड मैप दिया हुआ है, यही दिखाया हुआ है इसमें। रेस्पिरेशन जो कि कैसे होता है ये दिखाया हुआ है। इंस्पिरेशन होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, फिर हम क्या करते हैं, एक्सपायरेशन कर देते हैं। न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम इंजेक्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, सिमुलेशन भी होता है इसके बाद, और फिर हम क्या करते हैं, इजेशन कर देते हैं। एक और स्टेप्स यहाँ पर इंक्लूड होगा, आप लिख लो। तो इसमें हम देखते हैं इंजेक्शन करते हैं फूड का, देन यहाँ पर डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाता है विली के थ्रू, एसिमिलेट हो जाता है फूड को, यूटिलाइजेशन हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, नोस्ट्रिल्स होती है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स और एल्वियोलाई होती है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो माउथ से लेकर रेक्टम तक होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन की जब आप बात करोगे यहाँ पर, तो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, जाइलम यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, फ्लोएम यहाँ पर फूड ट्रांसपोर्ट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो ब्लड होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होता है। जब हम प्लांट्स में एक्सक्रीशन की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी इंक्लूड होता है, और अदर प्रोसेस के द्वारा भी प्लांट्स क्या करता है, हमने देखा था अभी, एक्सक्रीशन करता है। जबकि ह्यूमन हार्ट के अंदर जब हम बात करेंगे तो बोमेन कैप्सूल नेफ्रॉन होता है मेन किडनी के अंदर प्रेजेंट, जो क्या करता है, ब्लड को यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल करता है, और अदर सब्सटेंस एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर होता है वो रिमूवल करता है। तो जब हम नेफ्रॉन के पार्ट्स की बात करें तो बोमेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। इसके अलावा नेफ्रॉन में प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है जिसे हम बोलते हैं PCT, लूप ऑफ हेनले होता है। यहाँ पर एक्सेस वाटर बॉडी फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और यहाँ पर सिक्रीशन हो जाता है बॉडी से जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फर्दर कलेक्टिंग डक्ट्स में आपका क्या होता है, यूरिन सारा
इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है और यूरिथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो कुल मिला के सारा का सारा आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर था, वो हमने सारा का सारा एक क्विक रिवीजन ले लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर